टरबाइन में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ मैं। टरबाइन से रिलेटेड एकांक गति, एकांक शक्ति और एकांक विसर्जन। पहला हेडिंग है एकांक गति यानी कि यूनिट स्पीड। किसी टरबाइन के लिए 1 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत जो गति होती है उसी को कहा जाता है एकांक गति। माना एक टरबाइन की एकांक गति ज्ञात करनी है, जिसके लिए कैपिटल H दिया हुआ है जल शीर्ष, V दिया रनर की स्पर्शीय गति, N जल शीर्ष H के अंतर्गत टरबाइन रनर की गति तथा NU दे रखा है एकांक शीर्ष के अंतर्गत उसी टरबाइन की गति। हम जानते हैं कि वेग गुणांक CV को 1 मानते हुए जल का वेग V बराबर होता है √2GH। तो रनर का स्पर्शी वेग V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जल के वेग के बराबर, इसलिए जो स्पर्शी वेग हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से √h के। और टरबाइन की गति n बराबर होता है 60V/πd, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं V बराबर πdn/60। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 60V/πd। और या फिर V की जगह हम लिख सकते हैं √h। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, या n बराबर हो गया NU √h। और यहाँ से आ जाएगा NU बराबर n/√h। तो ये हो गया एकांक गति यानी कि यूनिट स्पीड का फार्मूला n/√h। नेक्स्ट है एकांक शक्ति यूनिट पावर। तो 1 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत किसी टरबाइन द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होगी उसे कहते हैं एकांक शक्ति। माना H अगर जल शीर्ष हो, P जल शीर्ष के अंतर्गत टरबाइन द्वारा उत्पन्न शक्ति, Q विसर्जन तथा PU एकांक शीर्ष के अंतर्गत उसी टरबाइन द्वारा उत्पन्न शक्ति। तो हम जानते हैं कि V बराबर √2GH और विसर्जन Q बराबर A/V अर्थात A/√2GH। और किसी टरबाइन द्वारा उत्पन्न शक्ति का फार्मूला जो होता है P बराबर छोटा w स्मॉल w QH, या लिख सकते हैं स्मॉल w √2GH × H × A। तो यहाँ से आ जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3/2, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं, इसलिए P बराबर PU × H की पावर 3/2। और यहाँ से PU बराबर हो जाएगा फार्मूला P/H 3/2। नेक्स्ट है एकांक विसर्जन या यूनिट डिस्चार्ज। तो इसमें क्या होता है डेफिनेशन, 1 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत किसी टरबाइन से होने वाले विसर्जन को एकांक विसर्जन कहते हैं। अभी उन्होंने ऊपर देखा ही था Q बराबर A/V होता है अर्थात A/√2GH। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, या Q बराबर QU √H। तो QU का फार्मूला हो जाएगा Q/√H। एक सिंपल सा उदाहरण है, एक टरबाइन 250 RPM पर 25 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत 2000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रही है। तो टरबाइन के लिए एकांक शक्ति तथा एकांक गति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अनुसार दिया हुआ है P बराबर 2000 किलोवाट, H बराबर 25 मीटर और N बराबर 250 RPM। तो उपरोक्त सूत्र से PU बराबर P/H की पावर 3/2। फार्मूला रख देंगे, फार्मूले में मान रख देंगे 2000/25 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 16 किलोवाट। इसी तरह एकांक गति NU बराबर हो जाएगा N/√H अर्थात 250/25, तो हो जाएगा 50 RPM। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है,
एक टरबाइन 200 आरपीएम पर 16 मीटर जल सीट्स के अंतर्गत 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रही है। यदि जल का विसर्जन 9 मीटर क्यूब पर सेकंड हो तो टरबाइन के लिए एकांक शक्ति तथा एकांक विसर्जन ज्ञात कीजिए। दिया है P बराबर 1000 किलोवाट, H 16 मीटर और N 200 आरपीएम और Q 9 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो एकांक शक्ति PU बराबर P अपॉन H की पावर 3/2 या 1000/16 की पावर 3/2। आंसर आ जाएगा 15.625 किलोवाट। इसी तरह एकांक विसर्जन QU बराबर हो जाएगा Q अपॉन √H और बराबर 9/8 √16। आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट टॉपिक है टरबाइन की विशिष्ट गति। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो विशिष्ट गति क्या होती है? बेसिकली होता क्या है, हम जब टरबाइन बनाने वाले होते हैं तो उससे पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं और वो मॉडल जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है जो हमारा टरबाइन बनाना होता है उसके। तो इसी जो हम टरबाइन बनाते हैं इसका जो मॉडल बनाते हैं तो उसको ही विशिष्ट टरबाइन कहा जाता है और जिसकी गति होती है वो विशिष्ट गति कहलाती है। इस प्रकार किसी टरबाइन की विशिष्ट गति को एक काल्पनिक टरबाइन की गति से परिभाषित किया जा सकता है जो कि दी गई टरबाइन के समान हो और एकांक शीर्ष के अंतर्गत एकांक शक्ति उत्पन्न करती हो। इसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो माना NS बराबर टरबाइन की विशिष्ट गति, D बराबर टरबाइन रनर का व्यास, V पानी का परम वेग, N रनर की गति RPM में तथा स्मॉल v रनर का स्पर्शी वेग। हम जानते हैं कि रनर का स्पर्शी वेग स्मॉल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v या √2gh या √h और उससे स्पर्शी वेग v बराबर होता है πdn/60। बाकी टर्म्स कांस्टेंट हुई तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v/n या d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर से v बराबर √h आ गया अपॉन n। माना Q टरबाइन द्वारा विसर्जन हो, B टरबाइन रनर की चौड़ाई, Vf बराबर प्रवाह वेग तथा D बराबर टरबाइन रनर का व्यास। तो टरबाइन से विसर्जन Q बराबर हो जाएगा πD × B × Vf। परंतु हम जानते हैं टरबाइन रनर की चौड़ाई B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इसलिए Vf और तथा Vf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2gh या √h। तो Q बराबर हो गया πD × D × √2gh। या कह सकते हैं Q बराबर D² √h। समीकरण से D का मान रखने पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h/n² × √h या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2/n²। माना P टरबाइन द्वारा उत्पन्न शक्ति है तो P बराबर हम जानते हैं स्मॉल w/QH या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QH और ऊपर से मान रखने पे Q का ये हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2/n² × h और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 5/2/n²। या हम कह सकते हैं n² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/2/p या n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/4/√p। या हम कह सकते हैं इसको बराबर ns × h की पावर 5/4/p। इसलिए ns बराबर हो गया n√p/h की पावर 5/4। तो यह है विशिष्ट गति का फार्मूला।
नेक्स्ट हेडिंग है द्रवीय पंप यानी कि हाइड्रोलिक पंप। पंप एक ऐसी यांत्रिक शक्ति है या युक्ति है जो किसी तरल अवस्था में तरल की ऊर्जा में वृद्धि करती है। या हम ये कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलती है। यह जो वृद्धि होती है दाब ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में हो सकती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं पंप किसी अन्य वायु स्रोत से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को तरल ऊर्जा में बदलता है। पंप अधिकतर द्रव की दाब ऊर्जा बढ़ाते हैं अर्थात द्रवीय पंप किसी द्रव को निम्न तल से उच्च तल तक उठाने का कार्य करते हैं। और इसका एग्जाम्पल सभी के घरों में लगा होगा पंप, जिसके द्वारा कि हम मोटर से पंप चला के पानी को नीचे से टंकी में भर लेते हैं। अब इस पंप को पढ़ने से पहले इसमें पंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, जैसा कि पहला है चूषण पाइप। पंप के चूषण सिरे से जुड़ा एक पाइप जो द्रव में डूबा रहता है चूषण पाइप कहलाता है, जिसकी सहायता से पंप द्रव को अपने अंदर घुसाता है। दूसरा है चूषण स्ट्रोक। प्रत्यागामी पंपों में पिस्टन के जितने विस्थापन के लिए सिलेंडर में द्रव चूषित होता है उसे पिस्टन का स्ट्रोक या चूषण स्ट्रोक कहते हैं। और इसकी इकाई मीटर होती है। थर्ड है प्रदाय पाइप या डिलीवरी पाइप। पंप के निकास सिरे से जुड़ा हुआ पाइप जो प्रदाय टंकी तक जाता है प्रदाय पाइप कहलाता है। नेक्स्ट है प्रदाय स्ट्रोक डिलीवरी स्ट्रोक। प्रत्यागामी पंपों में चूषण वाल्व के बंद होने पर पिस्टन के विस्थापन को जबकि पिस्टन सिलेंडर में भरे द्रव पर दाब डालता है प्रदाय स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक में प्रदाय वाल्व खुला रहता है और प्रदाय पाइप में दाब से प्रवाहित होता है। चूषण शीर्ष। जिस गहराई से पंप द्रव को चूषित करता है उसे पंप का चूषण शीर्ष कहते हैं। इसे HS या कैपिटल HS से निरूपित करते हैं। प्रदाय शीर्ष। प्रदाय पाइप की क्षैतिज निकास रेखा की पंप सिलेंडर की केंद्र रेखा से ऊंचाई को प्रदाय शीर्ष कहते हैं। इसे HD या hd से कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है स्थैतिक शीर्ष। चूषण शीर्ष तथा प्रदाय शीर्ष के योग को पंप का स्थैतिक शीर्ष कहते हैं। ये इस फिगर में दिया हुआ देखिए, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है स्थैतिक शीर्ष और फिर पंप के सेंटर से नीचे जो होता है चूषण शीर्ष, ऊपर होता है प्रदाय शीर्ष। फिर है पंपों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के पंपों को उनके आकार, डिजाइन, कार्य सिद्धांत आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन पंपों का वर्गीकरण द्रव को उनके ऊर्जा प्रदान करने की विधि के आधार पर करते हैं। पंप दो प्रकार से होते हैं, मुख्यतः धनात्मक विस्थापन पंप और गतिज दाब पंप। फिर से धनात्मक को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यागामी पंप और घूर्णन पंप। और गतिज दाब पंप को तीन भागों में बांटा गया, अपकेंद्री पंप, नोदक पंप और अर्धअक्षीय पंप। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है प्रत्यागामी या पश्चाग्र पंप या इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। प्रत्यागामी पंप धनात्मक विस्थापन प्रकार का पंप होता है। धनात्मक विस्थापन पंप इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो विस्थापन होता है वो पंप के चलित अंग के द्वारा ही द्रव का विस्थापन करता है। प्रत्यागामी पंप में चलित अंग पिस्टन या प्लंजर होता है जिसके आगे पीछे या ऊपर नीचे चलने में धनात्मक विस्थापन होता है,
जबकि घूर्णन पंप में धनात्मक विस्थापन चक्रीय गति के साथ उसकी घूर्णन गति के द्वारा भी प्राप्त होता है। अब है प्रत्यागामी पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप की रचना। ये देख लीजिए इसकी रचना में क्या है। एक सिलेंडर लगा है, उसमें पिस्टन लगा है, उस सिलेंडर में 2 पाइप है, एक चूषण पाइप, उसके ऊपर चूषण या प्रवेश वाल्व और फिर प्रदाय पाइप, वहाँ भी एक वाल्व लगा कभी कभी लगा रहता है। उसमें एक पिस्टन है, पिस्टन रॉड से जुड़ा है, पिस्टन रॉड संयोजक दंड से जुड़ा है और वो एक क्रॉस या क्रैंक से जुड़ा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था थर्मल इंजीनियरिंग में भी ये चीज़ मैंने वहाँ भी पढ़ाई थी आपको। प्रत्यागामी पंप के मुख्य अंग सिलेंडर, पिस्टन, वाल्व आदि होते हैं। नीचे चित्र में जिसे दिखाया गया है, इसमें एक द्रवरोधी पिस्टन होता है जो आगे पीछे एक सिलेंडर में गति करता है। पिस्टन को गति कराने के लिए इसे पिस्टन दंड और संयोजी दंड तथा क्रैंक द्वारा किसी प्रथम चालक से युग्मित किया जाता है। अधिकतर विद्युत मोटर से इसे जोड़ा जाता है। सिलेंडर के चूषण सिरे पर चूषण पाइप तथा प्रदाय सिरे पर प्रदाय पाइप जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रत्यागामी पंप का कार्य सिद्धांत। जब क्रैंक को किसी प्रथम चालक द्वारा घुमाया जाता है तब वह क्षैतिज स्थिति से उठकर बाईं ओर से दाईं ओर चलता है तो पिस्टन भी बाईं ओर से दाईं ओर चलता जाता है, जिससे चूषण पाइप में वायु का दाब बाहरी वायुमंडलीय से कम हो जाता है और तब ये बाहरी अधिक दाब जल को चूषण पाइप में चढ़ा देता है, जहाँ से ये चूषण वाल्व को धक्का देकर सिलेंडर में पहुँचता है। फिर बाकी दूसरे चक्र में पिस्टन दाएं से बाएं ओर जाता है, उस समय प्रवेश वाल्व बंद हो जाता है, जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो प्रेस होता है और अपने प्रेशर से फिर प्रदाय पाइप को खोल देता है और हमारा जो वाटर है या तरल है वो प्रदाय पाइप से होते हुए स्टोरेज टैंक में पहुंच जाता है और यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। और नेक्स्ट है इन पंपों का उपयोग। ये पंप उच्च शीर्ष या दाब कम क्षमता की प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं। इनको घरों के हैंडपंप और तेल पंप आदि के रूप में, उद्योगों में छोटे बॉयलरों में भरण जल भेजने के लिए, वायु दाब निकायों, तेल की पंपिंग, तेल छिद्रण क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वेन पंप। दाहिनी तरफ चित्र में वेन पंप दिखाया गया है। इसका मुख्य भाग क्या क्या है? एक तो इसका आवरण, फिर वेन और अंदर की डिस्क जिसके ऊपर के वेन लगे होते हैं और अंदर एक शाफ्ट है ये जो लिखा नहीं गया और वेन में खांचे बने होते हैं और एक प्रवेश और एक निकास। इस पंप में आवरण में एक उत्केंद्रित रूप से घूमती हुई डिस्क होती है। इस डिस्क में सामान्यतः 4 से 8 वेन बने होते हैं। ये वेन त्रैज्यिक रूप से इन खांचों के अंदर की तरफ सरकने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब रोटर डिस्क को घुमाता है
तब अपकेंद्री बल के कारण आवरण के विरुद्ध वेन पर दाब लगता है, जिसके आवरण के साथ वेन की एक द्रवरोधी सील बनती है। जब डिस्क घूमती है तब आवरण तथा वेन के मध्य बनी पॉकेट में द्रव भर जाता है। केसिंग तथा वेग के मध्य बदलते हुए आयतन के कारण पर्याप्त दाब उपजता है, जो द्रव को प्रदाय पाइप में धकेल देता है। कुछ अन्य प्रकार के वेन पंपों में आवरण के विरुद्ध वेन को दबाने के लिए स्प्रिंगों का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गियर पंप। जैसा कि नाम से ही प्रदीप्त हो रहा है कि इसमें गियर यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम है गियर पंप। तो गियर पंप का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें अपकेंद्री या पश्चात दोनों प्रकार के पंपों के लाभ सन्निहित होते हैं। इसमें अपकेंद्री पंप की भांति लगातार विसर्जन भी मिलता है तथा पश्चात पंप की भांति धनात्मक विस्थापन भी मिलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य गियर पंप और आंतरिक गियर पंप। तो जो लेफ्ट साइड में फिगर है वो है बाह्य गियर पंप, और जो दाहिनी तरफ है या राइट तरफ है वो है आंतरिक गियर पंप। फिर पहला है बाह्य गियर पंप। एक बाह्य गियर पंप अपने सरलतम रूप में दो परस्पर मिलने वाले तथा एक समान स्पर पहियों से बना होता है, जो आवरण के अंदर तक एक सूक्ष्म अवकाश के साथ घूमते हैं। ये पहिए इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि ये परस्पर घूमते हुए संपर्क बिंदु पर तरल रोधी जोड़ बनाते हैं। एक पहिया चालक शाफ्ट पर तथा दूसरा चलित शाफ्ट पर बंधा रहता है। चलाने से पूर्व पंप को द्रव से पूरा भर दिया जाता है। जब गियर घूमता है तो दांतों के बीच में द्रव फंस जाता है और आवरण से बने विसर्जन की ओर प्रवाहित होता है। घूमते हुए गियर पर्याप्त दाब उत्पन्न करते हैं, जो डिलीवरी पाइप में द्रव को धकेलता है। गियर का प्रत्येक दांता पश्चात पंप के पिस्टन या प्लंजर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है आंतरिक गियर पंप। एक आंतरिक गियर पंप अपने सरलतम रूप में दो परस्पर तथा आंतरिक रूप से मिलने वाले दो स्पर पहियों से बने होते हैं। ये पहिए इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि वे एक तरफ तो संपर्क बिंदु पर तथा एक तरफ एक तरलरोधी जोड़ बनाते हैं और दूसरी तरफ एक अर्धचंद्राकार स्थान बनाते हैं, जैसा कि दाहिनी तरफ वाले चित्र में दिया गया। ये अर्धचंद्राकार पार्टीशन दोनों पहियों के स्थान मध्य रखा जाता है, जो चूषण तथा विसर्जन के बीच सील का कार्य करता है। यह बाह्य पहिए में आंतरिक पहिए को थोड़ा उत्केंद्रित रखकर प्राप्त हो जाता है। आंतरिक पहिए को चालक शाफ्ट पर तथा बाह्य पहिए को चलित शाफ्ट पर लगाया जाता है। पंप को चलाने से पहले इसे द्रव से पूरा भर दिया जाता है। जैसे ही पहिया घूमने लगता है तो दांते संपर्क में आते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों पहियों के बीच का स्थान बढ़ता है तथा द्रव इस स्थान पर प्रवेश करता है और फिर अर्धचंद्राकार में जगह में जाकर फंस जाता है द्रव। फिर वहाँ से वो विसर्जन सिरे की ओर बढ़ता है और विसर्जन की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट है स्क्रू पंप। स्क्रू पंप एक धनात्मक विस्थापन पंप है, जिसमें एक या अधिक स्क्रू का प्रयोग करके तरलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दाहिनी तरफ फिगर बना है। इसकी क्रियाविधि भी गियर पंप के समान ही होती है। इसके दो स्क्रू स्पिंडल होते हैं, जिसमें एक चालक गियर तथा दूसरा चलित गियर पर लगा होता है। गियर शाफ्ट को चलाते हैं। तरल पदार्थ के लिए इनलेट हमेशा तल पर और आउटलेट पंप के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। इसकी क्रियाविधि में पंप के तल पर प्रवेश से तरल पदार्थ प्रवेश करता है। चालक तथा चलित पेंच विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, जो पंप के निचले हिस्से में एक चूषण दबाव बनाते हैं। इस दबाव के कारण द्रव ऊपर की तरफ खींचता है और स्क्रू के मध्य जो स्पेस होता है उससे भर जाता है, उससे गुजरता हुआ फिर वो
डिलीवरी की तरफ प्रदाय हो जाता है। नेक्स्ट है अपकेंद्री पंप। अपकेंद्री पंप गतिज दाब पंप के वर्ग में आते हैं और इसका सिद्धांत इस प्रकार है कि जैसा कि फिगर 6.16 में दिखाई दे रहा है, अगर आपने भी कभी प्रैक्टिकल भी किया होगा, मान लीजिए किसी बर्तन में कोई द्रव रखा है और इसको हम रोटेट करें तो क्या होगा, बीच में वो द्रव की गहराई होती जाएगी और साइड में वो उठते जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है। तो इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसका सिद्धांत यह है कि बर्तन को घुमाने से द्रव में एक अतिरिक्त दाब ऊर्जा आ गई और द्रव के किसी बिंदु पर यह ऊर्जा उस बिंदु पर बर्तन के परिधि वेग शीर्ष के बराबर होती है। इसी प्रकार अपकेंद्री पंप कार्य करता है और अपनी क्रिया के लिए अपकेंद्री बल पर निर्भर करता है। तो अपकेंद्री पंप में एक आवरण होता है जिसके अंदर एक घूमने वाला अंग लगा रहता है, जिसे अंतर्नोदक कहते हैं। यदि पंप को द्रव से भरकर अंतर्नोदक द्वारा द्रव को तीव्र गति से घुमाया जाए तो द्रव पर अपकेंद्री बल क्रिया करता है और तब द्रव में बाह्य अक्षीय दिशा में एक दाब वृद्धि होती है। उसमें बाहर की तरफ बहने वाले की द्रव की प्रवृत्ति आ जाती है। यदि घूमने की गति काफ़ी हो तो ये दाब वृद्धि पंप के ऊपर पड़ने वाले प्रदाह शीर्ष से अधिक हो जाती है और द्रव प्रवाहित होने लगता है, अर्थात तब द्रव केंद्र से दूर जाता है और केंद्र पर आंशिक निर्वात होता है। जैसा कि इसके दाहिनी तरफ वाले फिगर में दिख रहा है, इसमें मुख्य पार्ट्स क्या हैं। एक तो इसका आवरण, शंखावर्त आवरण, रनर, नेत्र और अंतर्नोदक। जो नेत्र है वो चूषण पाइप से जुड़ा रहता है एक तरफ, और नेत्र की दूसरी तरफ एक शाफ्ट होती है जो कि प्रथम चालक से जुड़ी रहती है। इस नेत्र के पर एक अंतर्नोदक होता है जिस पर कि रनर लगे होते हैं। तो जब ये रोटेट होता है तो इसके केंद्र पर अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है, जिससे कि वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये चूंकि चूषण पाइप से जुड़ा है तो ये चूषण पाइप से वहाँ से पानी को खींचने लगता है या द्रव को खींचने लगता है। जो द्रव खींचता है तो यहाँ आता है, अंदर आता है, तो वो रनर फलक से टकराते हुए बाहर की तरफ जाता है आवरण, और इसका आवरण जो है वो शाफ्ट से उत्केंद्रीय होता है, जिसके कारण होता क्या है, ये आवरण से जब द्रव निकलता है तो उसमें दाब बढ़ जाता है, और चूंकि गतिज ऊर्जा पहले से ही है तो इसके साथ इसमें होता क्या है, द्रव की गतिज और दाब ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है और वो प्रत्याय सिरे की तरफ पानी डिलीवर हो जाता है। तो यह हो गया अपकेंद्री पंप का क्रियाविधि और रचना।